हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी 20 फरवरी के साइंस के पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में हो रही है तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको साइंस का तीनों विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का चुना हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, ताकि आप लोग एक ही वीडियो देख ले और इससे 80 प्रश्न कंप्लीट हो जाए, जिससे बहुत कम समय में आप लोगों का बेहतर तैयारी हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उससे यह प्रश्न मैच कर जाए, जिससे आपको अधिक अंक प्राप्त हो जाए। तो बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी प्रश्न लाए हैं उसमें नए प्रश्न, पुराने प्रश्न और पूछे गए प्रश्न, सारे प्रश्नों का संग्रह किया है। तो बिल्कुल आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पूरा आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप सबको ही जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलता है और 30 दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न मिलता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। बिल्कुल इस वीडियो को अगर अंत तक आप देख लीजिएगा तो खुद आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आपको ऐसा वीडियो बताए कि बिल्कुल हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए। तो चलिए हम एक नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। पहले दिया हुआ है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। याद रखना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वही आपसे पूछा जाए कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस में होती है, तो याद रखना है कि वहां उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दूसरी नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होती है वह क्या होती है, f बराबर r/2। याद रखना है f बराबर r/2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से आपको 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को फुल वॉच करके दोस्तों को साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो याद रखना है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर यानी 25 cm होता है। बिल्कुल याद करके नोट करके रखना है। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल देरी क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखेंगे 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद झुकती है, यानी कम झुकती है। दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न की श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग होता है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। यानी अब से ऐसे भी पूछा जाए कि किस रंग की झुकाव सबसे कम होती है या किस रंग का विचलन सबसे कम होती है। विचलन का मतलब होता है झुकाव। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा लाल रंग के। किस रंग के, लाल रंग के झुकाव बहुत कम होती है। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो याद रखना है कि मानव रेटिना द्वारा जो बनाई गई छवि होती है वह वास्तविक होती है, लेकिन क्या होती है, उल्टा होती है। अगली प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको 1 से 80 वीडियो देखना है हर हाल में, क्योंकि अगर चाहते हैं आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना तो देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो याद रखना है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी कौन सी दर्पण लिया जाए जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। याद रखना है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए किया जाता है। अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो याद रखना है कि यह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, यानी निम्नलिखित में से गैल्वेनोमीटर जो है क्या करता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखना है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो याद रखना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक
जो होता है वह बोल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल हम लोग देरी नहीं करते हुए 1 से 80 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे, ताकि 10 से 15 मिनट में आप लोगों का जो है अच्छे से अच्छे तैयारी हो जाए। तो 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बिल्कुल क्या होता है, बढ़ता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो याद रखना है कि चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो ऑप्शन ए यानी काल्पनिक होती है। बिल्कुल न्यू प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न की 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। याद रखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो याद रखना है कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि इसकी ऊर्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। याद रखना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, वहीं अगर अभिसारी की बात करें तो उत्तल लेंस कहा जाता है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को कंफर्म करके, ताकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग आसान तरीका से बनाकर चले आए। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है बिल्कुल ये सभी होता है, लाल नीला हरा, वैसे 7 रंग का वर्णपट होता है, सभी एक प्राथमिक रंग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आइरिस होता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। याद रखना है कि आइरिस नेत्र का रंगीन भाग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि 1 HP बराबर होता है, यानी 1 हर्स पावर किसके बराबर होता है। याद रखना है कि 746 वाट के बराबर 1 हर्स पावर यानी 1 HP होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि विशालक शीशा, जिसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, वह कैसे होते हैं। तो बता दें आपको कि यह जो होता है बिल्कुल अवतल लेंस की तरह होता है। याद रखना है कि विशालक शीशा अवतल लेंस की तरह होती है। अगली प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो याद रखना है कि 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्थात जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न बिल्कुल दिया हुआ है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसकी मात्रक है। याद रखना है कि एम्पियर घंटा जो मात्रक है वह आवेश का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 23 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर होता है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर जूल प्रति सेकेंड जो होता है W का यानी वाट का बराबर होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। याद रखना है कि विद्युत धारा की मात्रा किस तरह से, ईसाई मात्रक वाले प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो विद्युत धारा का ईसाई मात्रक होता है एम्पियर, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न की ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो याद रखना है कि 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थात CO2 गैस जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर उपचयन होगा, यानी शरीर में भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसी होती है। तो याद रखना है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो वह अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, नए पुराने प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से सभी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो कंप्लीट यानी शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 28 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो याद रखना है कि सबसे अधिक क्रियाशील जो होती है वह Cu अर्थात कॉपर होती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखना है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 हो जाता है। बिल्कुल जल की मात्रा पढ़ने पे चूना जल की रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2 होता है। अगली प्रश्न में 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान कितना होना चाहिए। तो याद रखना है कि A और B दोनों अर्थात कहा गया तो 11 और 12 भी होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर देखेंगे। दिया हुआ है
33 नंबर प्रश्न की एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो बिल्कुल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन याद कर लेना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 3 कार्बन कार्बन के बीच इस तरह से 3 बॉन्ड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, यानी 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो याद रखना है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को शुरू से अंत जरूर देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। याद रखना है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात साबुन कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, देखते हैं 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो याद रखना है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहा जाता है बिल्कुल ऑप्शन ए अर्थात एल्डिहाइड कहा जाता है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात घटती जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए तो लिथियम और क्या है ऑक्सीजन, कार्बन और बेरियम और फ्लोरियम क्या कहाँ रखा जाएगा? तो बिल्कुल इसमें LiOC और Be और F कहाँ रखा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा याद रखना है कि B यानी Li से बड़ा हो जाएगा, Li से बड़ा बराबर क्या हो जाएगा Be और इससे बड़ा हो जाएगा C। इस तरह से आप सजा लेना है बिल्कुल। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 37वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि सिलिकॉन क्या है? याद रखना है कि सिलिकॉन क्या है? तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सिलिकॉन जो है बिल्कुल उपधातु है, याद रखना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित में से विद्युत धनात्मक तत्व है। तो याद रखना है कि विद्युत धनात्मक जो तत्व होता है वह आपका होता है ऑप्शन सी अर्थात सोडियम एक विद्युत धनात्मक तत्व होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो याद रखना है कि टिहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 40वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो याद रखना है कि निम्नलिखित में से जो केरोसिन तेल में डुबा कर रखे जाने वाले धातु जो होते हैं वह बिल्कुल होते हैं, याद रखना है सोडियम। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम 1 से 40 क्वेश्चन प्रश्न बताया, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है जो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका अगला पार्ट यानी 40 से 80 जल्द ही आने वाला है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।